हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 52 के बारे में। और ये सीरीज हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेस के नाम से फेमस है, जिसमें हम डेली 10 से 20 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और उससे संबंधित जितने भी अन्य प्रश्न बनते हैं उनके बारे में भी आगे बढ़ते हुए चलते हैं। और दोस्तों, आज की इस टेस्ट सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं हाल ही में यूके ट्रिपल एससी ने 17 मार्च 2021 को जो वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में करवाया था, उसके 20 प्रश्नों के बारे में। 51वीं टेस्ट सीरीज में हमने इससे पहले के 20 प्रश्नों के बारे में बात करी थी और आज हम उससे पहले के आगे के 20 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। और ये दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं ये यूके ट्रिपल एससी ने हाल ही के एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, तो आगे आने वाले एग्जाम्स भी इसी पैटर्न पर आधारित रह सकते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों के आधार पर अपनी तैयारी का लेवल चेक कर सकते हैं और आगे आप अपनी तैयारी को भी इसी प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 20वां क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको कराया था कि गंगोत्री नेशनल पार्क इज लोकेटेड, यानी कि गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला नेशनल पार्क था गंगोत्री नेशनल पार्क और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, 1989 में। आगे बात करते हैं। 21वां प्रश्न है आज का आपका कि इचारी डैम वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, यानी कि जो इचारी बांध है वह किस नदी पर निर्मित है। तो इचारी बांध दोस्तों देहरादून में है, टॉस नदी पर यह निर्मित है। कहाँ पे स्थित है इचारी बांध? देहरादून में। अब देहरादून में है, टॉस नदी पर स्थित है और डाक पत्थर के आसपास के एरिया में ही हमारा इचारी बांध स्थित है। अब बात आती है कि इचारी बांध की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में इचारी बांध की स्थापना हो गई थी। यह एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है और इचारी बांध के ही अंतर्गत दोस्तों दो हमारे अन्य जल विद्युत परियोजनाएं भी आती हैं, छिबरो जल विद्युत परियोजना और खोदरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, छिबरो और खोदरी जल विद्युत परियोजना, ये दोनों जल विद्युत परियोजना भी टॉस नदी में ही स्थित है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद करने हैं। तो इचारी बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? इचारी बांध दोस्तों टॉस नदी पर निर्मित किया गया है। अब इसी के साथ साथ उत्तराखंड में हमारे कुछ प्रमुख अन्य बांध भी हैं, जैसे कि क्या दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल जनपद में है। कौन कौन सी नदी पर? भागीरथी और भिडंगरा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी क्या रामगंगा परियोजना, जो कि पौड़ी गढ़वाल में रामगंगा नदी पर निर्मित है। ठीक है, छिबरो परियोजना मैंने आपको बता दी, इसी के अंतर्गत आती है, इचारी बांध के अंतर्गत टॉन्स नदी पर यह निर्मित है और देहरादून में ही निर्मित है। इसी के साथ साथ एक आती है दोस्तों हमारी क्या, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। धौलीगंगा फेज 1 और धौलीगंगा फेज 2। ठीक है, इसी के साथ साथ एक है विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, जो कि हमारी चमोली जनपद में स्थित है। और तपोवन जल विद्युत परियोजना, ये भी दोस्तों चमोली जनपद में ही स्थित है। और टनकपुर जल विद्युत परियोजना, यह चंपावत जनपद में शारदा नदी पर निर्मित है। इतने पॉइंट आपको जल विद्युत परियोजना से अभी मोटे मोटे याद रखने, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगला आपका 22वां प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड में कितने मेगा फूड पार्क स्थित हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड में 2 मेगा फूड पार्क स्थित हैं। सबसे पहला मेगा फूड पार्क स्थित था कहाँ पे दोस्तों? हरिद्वार में। और दूसरा मेगा फूड पार्क कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में। ठीक है, अब यहीं से प्रश्न आता है कि जो हरिद्वार में मेगा फूड पार्क की स्थापना हुई थी, यह कब बना था, मतलब कब स्थापना की गई थी? 2009 में। ठीक है, 2009 में। और जो काशीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई, कब की गई? 2018 में। अब यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न आता है कि देश का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, यानी कि भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो हरिद्वार में स्थापित किया गया था भारत का पहला मेगा फूड पार्क। कब? 2009 में। और उत्तराखंड में कितने हैं? 2 हैं, हरिद्वार में और काशीपुर में। हरिद्वार वाला 2009 में खोला गया था, फरवरी 2009 के आसपास में, और काशीपुर वाला अप्रैल 2018 के आसपास में खोला गया था। यह प्रश्न आपसे बन सकता है कि हाल ही में 2018 में जो मेगा फूड पार्क की स्थापना हुई थी वो किस जनपद में स्थित है? जनपद आएगा उधम सिंह नगर, स्थान आएगा तो काशीपुर आएगा। आगे बात करते हैं, 2 मेगा फूड पार्क हैं। 23वां प्रश्न है कि माघ मेला उत्तराखंड में सबसे लोकप्रिय मेलों में से एक है, यह किस जिले में आयोजित होता है? तो माघ मेला उत्तरकाशी जिले में आयोजित होता है, यह आप सभी लोगों को पता होगा। और मकर संक्रांति के दिन यह मेला आयोजित किया जाता है, यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं कि 14 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी के मध्य में इस माघ मेले का आयोजन किया जाता है। इसी माघ मेले को बाड़ाहाट की थौलू मेले के नाम से भी जाना जाता है और कब? मकर संक्रांति के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले के अंतर्गत मेनली कंडार देवता की यात्रा निकाली जाती है और इस स्थान के जो क्षेत्रीय देवता होते हैं उनकी भी यात्राएं निकाली जाती है। उत्तरकाशी में एक तो माघ मेला प्रसिद्ध है दोस्तों, इसी के साथ साथ एक और दूसरा मेला यहाँ पे प्रसिद्ध है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, क्या
बिस्सू मेला। तो बिस्सू मेले का आयोजन भी कहाँ पे किया जाता है? उत्तरकाशी में किया जाता है, और यह विश्व संक्रांति के दिन आयोजित किया जाता है। और इसी विश्व मेले की एक खासियत है दोस्तों कि इसमें धनुष बाणों से रोमांचकारी युद्ध हेतु प्रसिद्ध मेले के रूप में भी इसी को जाना जाता है। और विश्व मेले में ही ठोठा खेलने या ठोठोरी की जो प्रतिभाएं होती हैं या आयोजन होता है उसका भी आयोजन कराया जाता है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। माघ मेला और बिस्सू मेला दोनों उत्तरकाशी में आयोजित होते हैं। इसी के साथ साथ में उत्तराखंड में कुछ हमारे प्रसिद्ध मेले हैं, जैसे कि श्यालदे बिखौती मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा जनपद में लगता है, द्वाराहाट में। गणनाथ का मेला अल्मोड़ा जनपद में लगता है। सोमनाथ का मेला रानीखेत अल्मोड़ा जनपद में लगता है। श्रावणी का मेला जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में भी लगता है, और श्रावणी का मेला ही दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में भी लगता है। जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। और ललितधुरा मेला या बग्वाल मेला, इसका आयोजन चंपावत जनपद में किया जाता है। ठीक है। और पत्थर फेंक मेले के रूप में भी बग्वाल मेले को ही जाना जाता है। ठीक है। आषाढ़ी कौतिक मेले भी चंपावत में लगता है। चैती मेला या बाला सुंदरी मेला ये लगता है दोस्तों कहाँ पे? हमारा उधम सिंह नगर जनपद में। बैकुंठ चतुर्दशी मेला पौड़ी गढ़वाल में लगता है। दंगल मेला भी दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में ही लगता है। चंद्रबदनी मेला यह टिहरी गढ़वाल में लगता है। रणभूत कौतिक मेला यह भी टिहरी गढ़वाल में लगता है। हरियाली पुड़ा मेला चमोली में लगता है, जबकि हरियाली मेला नैनीताल में लगता है। गौचर मेला चमोली में लगता है। नुड़ाई मेला देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में लगता है। झंडा मेला भी देहरादून में लगता है। कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है। फिलहाल आप इतने मेले याद रखिएगा जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेलों का पोस्टमार्टम मोटा मोटा हो गया, इतने तो आपको याद होने ही होने चाहिए दोस्तों। ठीक है। आगे बात करते हैं 24वां क्वेश्चन। काफी बार मैं आपको बता भी चुका हूं कि केदारनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है। तो केदारनाथ मंदिर दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा बनाया गया था। और केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो एक कत्यूरी शैली में बना हुआ है। देखिए इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया था, लेकिन इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? कत्यूरियों ने इसका जीर्णोद्धार किया था। इस कारण यह मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित है। देखिए दोस्तों जो पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चन थे और आज की वीडियो में जो हमने भी ये 4 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इससे पहले कराए जा चुके हैं। अगर आपने हमारी उत्तराखंड की यही पोस्टमार्टम क्लासेज भी आपने देखी है या मैराथन क्लासेज जो हुई है वो देखी हुई है, तो सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और जो ये क्वेश्चन है कि केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया था, मैंने स्पेशली एक वीडियो इसी के ऊपर बनाई है कि उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर और उसकी शैली, और दूसरी वीडियो इसमें बनाई है मैंने उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर और उसके संस्थापक। वहां पर आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से बताया गया है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ मंदिर की स्थापना की थी। केदारनाथ मंदिर दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम के रूप में केदारनाथ धाम को जाना जाता है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3581 मीटर। ठीक है। यह कौन सी शैली में बना हुआ है? कत्यूरी शैली में बना हुआ है। कहीं कहीं आपको छत्र रेखा प्रसाद शैली में भी मिल जाएगा। केदारनाथ मंदिर पंच केदारों में प्रथम केदार के रूप में भी जाना जाता है, और शंकराचार्य जी की समाधि स्थल के रूप में भी केदारनाथ को ही जाना जाता है, जबकि शंकराचार्य की तपस्थली के रूप में जोशीमठ चमोली को जाना जाता है। यह दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसी के साथ केदारनाथ बाबा का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो केदारनाथ बाबा का शीतकालीन आवास स्थल ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में स्थित है, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में ही पड़ता है। तो केदारनाथ मंदिर का भी यहाँ पे हमने मोटा मोटा पोस्टमार्टम कर दिया है दोस्तों। तो पोस्टमार्टम सीरीज है, तो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको चीजें याद रखनी है जो कि एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां क्वेश्चन, सरल है, आसान है। प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। राज्य पक्षी क्या है दोस्तों? हिमालयी मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। और उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल कब घोषित किया गया था? 2001 में घोषित किया गया था। अब थोड़ा बहुत दोस्तों मोनाल के बारे में जान लेते हैं कि मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसी के साथ साथ नेपाल देश का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। पहले दोस्तों हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी मोनाल था, लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य पक्षी चेंज कर दिया है, और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है हिमालयी मोनाल। और चीन का राज्य पक्षी भी दोस्तों क्या है? सॉरी चीन नहीं, सॉरी नेपाल दोस्तों, नेपाल। ठीक है, नेपाल का भी राज्य पक्षी है मोनाल। प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। और अब मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा आप, लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। वैसे दोस्तों मोनाल की मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक होता है हमारा हिमालयी मोनाल जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, दूसरा होता है स्क्लाटर मोनाल, और तीसरा होता है दोस्तों क्या? चीनी मोनाल। तो मोनाल की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। मोनाल का प्रमुख भोजन क्या होता है? तो मोनाल का प्रमुख भोजन होता है आलू। क्या होता है? आलू। ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि मोनाल को ही हिमालय के मयूर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और मोनाल तथा डाफिया या डफिया एक ही प्रजाति के हमारे पक्षी होते हैं। ठीक है। जिसमें से मोनाल जो होता है वह मादा पक्षी होता है, और डफिया जो होता है वह क्या होता है? नर पक्षी होता है। लेकिन उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी क्या है? वह है मोनाल। ठीक है। डफिया नहीं है दोस्तों, मोनाल है। आपको ये चीजें याद रखनी है। और इसी को मुनाल या मनियाल नाम से भी जाना जाता
है। और हिमालय का मयूर भी इसी को कहा जाता है। समुद्र तल से 2500 से लेकर के 5000 मीटर की ऊंचाई तक हमारा मोनाल पाया जाता है। इसे दोस्तों फीसेंट परिवार का लोपोफोरस जीनस के पक्षी के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल किस परिवार का पक्षी है, तो फीसेंट परिवार का लोपोफोरस जीनस के पक्षी के रूप में इसे जाना जाता है। इतने पॉइंट आपको मोनाल से याद रखने हैं। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी तो मोनाल है, तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्मकमल है। उत्तराखंड का राज्य चिन्ह क्या है, आपको बताइए कि इस टाइप से आपने देखा होगा, तो वो राज्य चिन्ह है, ठीक है। राज्य पशु क्या है दोस्तों, वो है कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है दोस्तों, वो है हमारा बुरांस का वृक्ष। उत्तराखंड का राज्य का राज्य खेल क्या है दोस्तों, वो है फुटबॉल। राज्य वाद्य यंत्र क्या है, ढोल। राज्य का राज्य गीत क्या है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ये क्या है यहाँ का राज्य गीत है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से मोटे मोटे दोस्तों अभी याद करने हैं। राज्य फल क्या है, राज्य फल है काफल। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और उत्तराखंड के राज्य प्रतीकों का निर्धारण सर्वप्रथम कब किया गया था, 2001 में किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप जाके यूकेटर प्रश्न ने पूछा था, और अगर आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष से उत्तरकाशी भूकंप आया था। तो उत्तरकाशी भूकंप आया था दोस्तों कब, 1991 में, ठीक है। और डेट पूछेगा तो 20 अक्टूबर 1991, 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी जनपद में भूकंप आया था। अब यहीं से आपसे एग्जाम में अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, कि चमोली में भूस्खलन कब आया था, सॉरी कि चमोली में भूकंप कब आया था, तो 1999 में 1999 में चमोली में भूस्खलन आया था। यहीं से प्रश्न आता है कि धारचूला में भूस्खलन कब आया था, तो धारचूला में दोस्तों 1968, 1979 और 1980 तीनों सालों में भूकंप आया था। आपसे कोई भी डेट पूछ सकता है। ऐसे कपकोट में भूकंप कब आया था, तो 1966 में कपकोट में भूकंप आया था, ठीक है। अल्मोड़ा में भूकंप कब आया था, तो 1945 में अल्मोड़ा में भूकंप आया था। ऐसे प्रश्न आपसे बन जाएगा कि बद्रीनाथ में भूकंप कब आया था, तो 1803 में बद्रीनाथ में भूकंप आया था। और आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य का सबसे खतरनाक भूकंप या सर्वाधिक डेंजर भूकंप, जिसमें लगभग लगभग गढ़वाल की आधी जनता समाप्त हो गई थी, सिर्फ 25% लोग बचे थे, तो कब आया था वो, 1803 में। हमने परमार राजवंश में भी ये पढ़ा था कि परमार राजवंश के 54वें राजा प्रद्युम्न शाह के समय पे 1803 में बहुत खतरनाक भूकंप आया था, जहां पर गढ़वाल की सिर्फ 25% जनसंख्या ही शेष बची थी। तो उत्तराखंड के इतिहास का सर्वाधिक खतरनाक भूकंप कब आया था, 1803 में आया था। और इसी 1803 के भूकंप में ही अजयपाल का जो भवन था वह भी दोस्तों टूटा था। लेकिन जब 1894 में बाढ़ आई अलकनंदा नदी में घोना झील टूटने की वजह से, तो उस टाइम पे उस भवन के या जो राजमहल था उसके अवशेष भी बह गए थे। इस कारण ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए कि अजयपाल का भवन किस वर्ष टूटा, तो 1803 में टूटा था। अब 1803 में ही दोस्तों बद्रीनाथ में सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप आया था, 9.1 के आसपास की उसकी तीव्रता थी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपसे ना रिलेट करके पूछ सकता है कि उत्तरकाशी में कब आया, चमोली में कब आया, धारचूला में कब आया, इधर कब आया, उधर कब आया। तो ये पॉइंट आपको याद रखते हुए चलने हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां से एक प्रश्न आता है दोस्तों कि उत्तराखंड में इक्यावनी बावनी अकाल, इक्यावनी बावनी का संबंध किससे है, तो इक्यावनी बावनी का संबंध यहाँ पे क्या है, अकाल से है, जो कि दोस्तों 1794-95 के मध्य में गढ़वाल क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। इसे इक्यावनी बावनी अकाल के नाम से भी जाना जाता है। इतने पॉइंट आपको उत्तराखंड से दोस्तों मैक्सिमली याद रखने हैं, ठीक है। अब यहीं से दोस्तों भूकंप से आपको 1 से 2 प्रश्न और याद रखने हैं कि उत्तराखंड भूकंप के किस क्षेत्र के अंदर, यानी कि अगर आपसे पूछा है कि जोनों के अनुसार भूकंप को कितने जोनों में बांटा गया है, भूकंपी क्षेत्रों को, तो 5 जोन में बांटा जाता है। न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र, न्यून प्रभाव क्षेत्र, मध्यम प्रभाव क्षेत्र, अधिक प्रभाव क्षेत्र और अधिकतम प्रभाव क्षेत्र। जिसमें से अगर हम दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भूकंप के अंतर्गत कौन कौन से प्रभाव क्षेत्र आते हैं, तो मुख्यतः दोस्तों हमारे उत्तराखंड में 2 जोन के अंतर्गत उत्तराखंड आता है। एक आता है जोन 4, सॉरी हाँ, एक आता है जोन 4 और जोन 5 में, जिसमें दोस्तों जोन 4 में कौन कौन से जिले आते हैं, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधमसिंह नगर, ये जोन 4 में आता है। जोन 5 में कौन कौन से आते हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। ये जोन 5 वाला दोस्तों बहुत क्रिटिकल एरिया रहता है और अति संवेदनशील जोन के रूप में इसे जाना जाता है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो भूकंप या भूस्खलन वाला सीरीज है मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूं। आप लोग सिंपली प्लेलिस्ट खोलिएगा, प्लेलिस्ट में उत्तराखंड का भूगोल नाम की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां से आप आसानी से ये जो टर्म है इनको याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न आपको मिलेगा जनवरी माह के करंट अफेयर्स में। आप फिर से प्लेलिस्ट खोलिएगा और जनवरी माह के जो करंट अफेयर्स है वो वीडियो देखिएगा, वहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन करा रखा है। देखिए प्रश्न क्या है कि उत्तराखंड से कला और संस्कृति की श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है। तो उत्तराखंड से कला
और संस्कृति की श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 हेतु अनुराग रमोला को चुना गया। किसे? अनुराग रमोला को। और यह प्रश्न मैं आपको करंट अफेयर में करा चुका हूं, तो करंट अफेयर्स भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेना है। और सिर्फ एक ही व्यक्ति को इस बार कला और संस्कृति की श्रेणी में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो है अनुराग रमोला, देहरादून से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28वां, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत संरक्षित प्रसार नेटवर्क, यानी कि कितना प्रतिशत यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र है पूछा गया, तो वो है 3.24%। देखिए दोस्तों, अभी आपको बताइए कि 2020 में FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, जो कि हमारी कौन सी है? 16वीं वन रिपोर्ट है। तो 16वीं वन रिपोर्ट कब आई? 2019 में आई। ISFR यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। वैसे अगर आपसे बात की जाए कि मतलब इंडिया में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना उत्तराखंड में होती है 1981 ईस्वी में, ठीक है, देहरादून में। और यही FSI प्रत्येक 2 वर्ष में दोस्तों अपनी फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है। लेकिन यहीं से अगर प्रश्न आता है कि FSI के द्वारा अपनी सर्वप्रथम फॉरेस्ट रिपोर्ट कब जारी की गई थी, यानी कि अपनी पहली फॉरेस्ट रिपोर्ट कब जारी की गई थी, वो की गई थी 1987 में। देखिए, FSI का गठन 1981 में हुआ था, लेकिन पहली रिपोर्ट 1987 में इसने जारी करी थी। और 1987 के बाद प्रत्येक 2 वर्ष में ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है। और अभी हाल ही में दोस्तों FSI की 16वीं वन रिपोर्ट आई है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया कि उत्तराखंड में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत संरक्षित प्रसार नेटवर्क है, तो ये है दोस्तों 3.24%, यानी कि कितना एरिया उत्तराखंड का ये प्रोटेक्टेड एरिया है उत्तराखंड के कुल जियोग्राफिकल एरिया के संदर्भ में, तो वो है दोस्तों कितना? 3.24%, ठीक है। और ये डाटा आपको जो हमारी 16वीं वन रिपोर्ट है उसके अनुसार करना पड़ेगा। ये वन रिपोर्ट भी मैं आपको कभी एग्जाम में करा दूंगा, लेकिन इससे संबंधित कुछ 1 से 2 फैक्ट और भी ये याद कर लेते हैं। इससे पहले जो 15वीं वन रिपोर्ट आई थी वो 2017 में आई थी, 16वीं आई है 2019 में। अब यहीं से आता है दोस्तों, एक दो प्रश्न यहाँ से बनता है कि 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड में फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, यानी कि उत्तराखंड का वन आवरण क्षेत्र या वनाच्छादित क्षेत्र कितना है, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, वो है 24,303 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि आप कहते हैं 45.44%। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में वनों का प्रतिशत कितना है, तो वनों का प्रतिशत भी दोस्तों वन आवरण या वनाच्छादित क्षेत्र के आधार पर ही तय किया जाता है। तो उत्तराखंड में वनों का क्षेत्रफल है 45.44%, या उत्तराखंड में वनाच्छादित क्षेत्र या वनावरण क्षेत्र कितना है? 45.44% है। जबकि 2017 की रिपोर्ट के अनुसार ये कितना था? वो था 45.43%। अब यहीं से प्रश्न आता है कि 2017 से 2019 में जो हमारी FSI की रिपोर्ट आई है उसमें जो वनाच्छादित क्षेत्र है, वनावरण क्षेत्र है, उसमें कितने की वृद्धि हुई है? तो +0.01 की इसमें वृद्धि हुई है, 0.01 की इसमें वृद्धि हुई है। और कितने किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है पूछा जाएगा, तो 8 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, क्योंकि 2017 की जो वन रिपोर्ट थी उसमें जो हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया था वो था 24,295 किलोमीटर स्क्वायर। और इस बार की जो हमारी 16वीं वन रिपोर्ट है 2019 में आई है उसमें फॉरेस्ट कवर है 24,303 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहीं से दोस्तों आपको याद रख लेना है कि उत्तराखंड में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र है, तो वह है 3.24%। वैसे अगर दोस्तों देखा जाए 2019 की वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में संरक्षित वन कितने हैं, तो वो है 9,883.8 किलोमीटर स्क्वायर। और ये 9,883.8 किलोमीटर स्क्वायर का आप 53,483 किलोमीटर स्क्वायर जो कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल है उसके संदर्भ में परसेंटेज निकालेंगे तो आ जाएगा 3.24%। बाकी वनाच्छादित क्षेत्र कितना है, वो है 45.44%, जिसमें से अति सघन वन है 9.44%, मध्यम सघन वन है 23.94% और खुले वन है 12.06%। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में वनावरण या वनाच्छादित क्षेत्र में सर्वाधिक वन किस प्रकार के हैं, तो मध्यम सघन वन सब सर्वाधिक है 23.94%। और ऐसे दोस्तों आपको ये डाटा थोड़ा सा कम समझ में आएगा जब हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे ना वन रिपोर्ट के बारे में, तब मैं आपको ये सारे पॉइंट वहाँ पे करा दूंगा। अब वनावरण क्षेत्र मैंने आपको बता दिया। दूसरा टर्म आता है हमारा वृक्षावरण क्षेत्र या वृक्षाच्छादित क्षेत्र, तो यह ट्री कवर कितना है उत्तराखंड में, तो 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड में ट्री कवर या वनाच्छादित क्षेत्र है 841 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1.57%। और अगर आपसे पूछा जाए कि वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला के कितना एरिया है यहाँ पे, तो वो है 47.01% वन है उत्तराखंड में। और क्षेत्रफल के अनुसार बात किया जाए तो 25,144.04 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास में यहाँ पे टोटल वन है। इतने पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहीं से एक दो प्रश्न और आते हैं कि उत्तराखंड में
सर्वाधिक वनों वाला जनपद कौन सा है, सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो पौड़ी गढ़वाल है। सबसे कम वनावरण वाला जिला कौन सा है दोस्तों, वो है उधम सिंह नगर। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक सघन वन वाला जिला कौन सा है, नैनीताल है। सबसे कम सघन वन वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार है। और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि जो वन वाला टॉपिक है ना, ये जो नई वाली जो परीक्षा वाणी किताब आई हुई ना, उसमें सारा डाटा गलत है, ठीक है। उस किताब को आप बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा, मैं ये कहूंगा आपसे, जो अभी हाल ही में लेटेस्ट एडिशन आया परीक्षा वाणी का, क्योंकि वो डाटा पूरा उल्टा सुल्टा दे रखा है और पूरा गलत डाटा दे रखा है उसमें। इससे बेटर है कि आप इससे पहली वाली जो किताब थी 2019 वाली, उसको फॉलो करें, तो 17वीं वन रिपोर्ट पढ़ लें, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं आया है, थोड़ा बहुत अंतर आया है। वो अंतर एग्जाम में आपको खुद ही आप लोग उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टॉपिक मैं भी आपको कभी पर्सनली करा दूंगा, जैसे कि सर्वाधिक वनावरण वाला जिला पौड़ी है, सबसे कम वनावरण वाला जिला है उधम सिंह नगर। ऐसे ही सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाला जिला नैनीताल है, सबसे कम वनावरण परसेंटेज वाला जिला उधम सिंह नगर जनपद है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वन पौड़ी में है, जबकि उत्तराखंड में सबसे कम वन उधम सिंह नगर में है। उत्तराखंड में सर्वाधिक 1% वाला जिला नैनीताल है और सबसे कम 1% वाला जिला उधम सिंह नगर जनपद है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। ज्यादा अंतर नहीं आया है, बस थोड़ा बहुत अंतर आया है 16वीं वन रिपोर्ट और 17वीं वन रिपोर्ट में। लेकिन यहाँ पर एक जो मेजर आपको अंतर याद रखना है, वो ये याद रखना है कि 16वीं वन रिपोर्ट की अपेक्षा 15वीं वन रिपोर्ट की अपेक्षा 16वीं वन रिपोर्ट में जो वनावरण में वृद्धि हुई है, वो हुई है 8 किलोमीटर स्क्वायर की। और वही अगर आपसे पूछा जाए कितने परसेंट की हुई है, तो 0.01% की हुई है। ऐसे वनाच्छादित क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तो 0.14 की यहाँ पे वृद्धि हुई है, ठीक है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से मोटे मोटे याद रखने होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी कभी मैं आपको ये एडिशनली टॉपिक भी करवा दूंगा। आगे बात करते हैं। अगला हमारा 29वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों मैं आपको कई बार करा चुका हूं कि उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है, खुटानी भीमताल में स्थित है, ठीक है। नैनीताल जनपद में स्थित खुटानी नामक स्थान जो कि भीमताल के पास में पड़ता है, वहां पर उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। और इस उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1983 में दोस्तों यशोधर मठपाल जी के द्वारा उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पे, खुटानी में। कब, 1983 में। याद रखना है दोस्तों आपको ये पॉइंट, ठीक है। और ये खुटानी जो स्थान है भीमताल के आसपास में पड़ता है और जनपद हो जाएगा हमारा कौन सा, नैनीताल जनपद, ठीक है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और यही से एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि यशोधर मठपाल को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, ये आपको क्वेश्चन में आंसर बताना है। अगला दोस्तों 30वां हमारा क्वेश्चन है आज का कि भारत में कौन सा राज्य मैग्नेसाइट खनिज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दोस्तों उत्तराखंड जो राज्य है वह मैग्नेसाइट खनिज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। पहला कौन है दोस्तों, पहला है कर्नाटक, ठीक है। और दूसरा कौन सा हमारा, वो है उत्तराखंड, याद रखना है, ठीक है। तो उत्तराखंड मैग्नेसाइट के भंडार के रूप में भी जाना जाता है। और मुख्यतः उत्तराखंड के किन किन जनपदों में मैग्नेसाइट पाया जाता है, तो सर्वाधिक बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली। ये 4 जनपद दोस्तों, क्या, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली, इन 4 जनपदों में उत्तराखंड में मैग्नेसाइट के भंडार है। इसी कारण भारत में मैग्नेसाइट खनिज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, वह है हमारा उत्तराखंड राज्य। और ये क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर का, काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब यहीं से प्रश्न आता है कि उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की एक कंपनी है, कौन सी है दोस्तों, क्या नाम है उसका, वो है अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी। क्या, अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी। देखिए दोस्तों नाम इसका क्या है, अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी है। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है झिरौली नामक स्थान पे, झिरौली। और ये झिरौली नामक स्थान कहाँ पड़ता है, बागेश्वर जनपद में झिरौली नामक स्थान पड़ता है। तो अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी कहाँ स्थित है, यह बागेश्वर जनपद में स्थित है। और बागेश्वर जनपद के झिरौली जो काफलीगैर के आसपास में पड़ता है, वहां पर यह स्थित है। और यही आपसे प्रश्न पूछा जाता है अगर दोस्तों कि अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है अल्मोड़ा में। देखिए ये कंपनी स्थित है बागेश्वर के झिरौली में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, वह अल्मोड़ा में स्थित है। और उत्तराखंड के 4 जनपद बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली, ये 4 जनपद मैग्नेसाइट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध माने जाते हैं। और जो हमारा बागेश्वर जनपद का झिरौली और पिथौरागढ़ का चंडाक वाला एरिया, वो तो काफी प्रसिद्ध है मैग्नेसाइट उत्पादन हेतु, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने वैयक्तिक सहाय में आए हुए 10 प्रश्नों के बारे में बात की, और 10 प्रश्नों से संबंधित जो अन्य एडिशनली पॉइंट होते थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये पॉइंट आप इतने आसानी से नोट कर लीजिएगा। और आगे के हमारे 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम अगली वीडियो में उसका पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। तो जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत दोस्तों आप करेक्शन कर
लीजिएगा, वहाँ पर मैंने शायद आपको ये बता दिया कि सेब उत्पादन में उत्तराखंड राज्य का दूसरा स्थान है। तो वर्तमान में दोस्तों सेब उत्पादन में उत्तराखंड राज्य का तीसरा स्थान है, ठीक है, ये आप सही कर लीजिएगा। बाकी मैग्नीसाइड उत्पादन में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है, ये भी आप सही कर लीजिएगा। ये दोनों पॉइंट आपको सही करने हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। बाकी 16वीं बंद रिपोर्ट मैं आपको बहुत जल्द करा दूंगा, आप इतने पॉइंट फिलहाल नोट कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।